बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई उम्मीद और नई सुबह के साथ और नए ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुनो पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मा आप सबको मुबारक हो और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी करेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों, खुशियाँ हों। मुझे कहते हैं माहम जाहिद और हाईलाइट्स की प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो आलमी मंजरनामे से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अमेरिका ने ईरान में बच्चों के कैंसर अस्पताल पर हमला करके एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अमेरिका भी इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या बच्चों के अस्पतालों, स्कूलों पर अमरीकी हमले जंगी जराइम नहीं है? ये भी एक सवाल है। और कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में जी पेट्रोल का एक नया बहरान सर उठा रहा है। ऑयल कंपनीज ने वार्निंग दी है कि मुल्क में सिर्फ 15 रोज का पेट्रोल जखीरा बाकी है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मसनूई किल्लत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने जी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। अब इसके पीछे क्या हकाइक हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों पर सोशल मीडिया के बुरे असरात को रोकने के लिए फाइनली पंजाब असम्बली में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की करारदाद जमा करवाई गई है। और क्या जिस तरह दीगर ममालिक जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये पाबंदी मुमकिन हो पाएगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, दुनिया की 92% आबादी कैंसर से मुतासर हो रही है। और इस जानलेवा मरज से बचना कैसे है ये भी आज प्रोग्राम में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा जेन्युइन मसला है और ख़ास तौर पर नौजवानों में हम देख रहे हैं कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसको भी डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। और साथ ही साथ अगर मजहबी हवाले से बात करें तो सफ़र के महीने से जुड़ी जो गलत फहमियाँ हैं उनकी शरई हकीकत क्या है वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएगी। तो प्रोग्राम में आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। अपना रिमोट साइन, चाय और कॉफ़ी का कप अपने हाथ में रखें और शो को एंजॉय करें। तो बाकायदा तौर पर पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, जो कि पॉइंट वैलिड भी समहाउ नज़र आ रहा है। और 17 जून को तय पाने वाली जो मफाहमती यादाश्त है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है। ईरान का ये कहना है कि अमेरिका मुआहदे के पहले रोज़ ही खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और अब उनका जो वाहिद हदफ अपनी सरजमीन का दिफा और अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। और ईरान के जनूबी सूबों पर अमरीकी हमलों में बच्चों के कैंसर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया और जिसकी वजह से मासूम बच्चों को जी हंगामी तौर पर वहाँ से मुंतकिल करना पड़ा। और ऐसे में ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की। तो पाकिस्तान की ऐसे में जो सारी कोशिशें हैं सालिसी का किरदार अदा करने की, अमन मुआहिदे के हवाले से कितना ख़तरा मौजूद है और क्या संगीन जंगी सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, ईरान ने अमेरिका के साथ तय पाने वाली हालिया जो मफाहमती यादाश्त है उसको मनसूख कर दिया है। और इस मुआहदे के इतनी जल्दी नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह है, पहली वजह जो बड़ी वजह, वो आपको क्या दिखाई देती है? क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद फाइनली एक मफाहमती यादाश्त है जिस पर कोई अग्री हुआ था और वो भी अब ज़ाइल होती नज़र आ रही है। जी शुक्रिया महम और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को भी। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत में कि जो ख़बरें हैं वो इतनी इनकरेजिंग नहीं हैं और जो पिछले तकरीबन 6 से 7 दिन का हमने दौरानिया देखा उसमें जंग का जो ब्रॉड होना शुरू हो गई है। और उसमें पहले तो इसका स्टार्ट चूँकि वहाँ से हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान ने जो शिप्स साउथ ऑफ स्ट्रेट गुजर रहे थे ओमान की साइड पे उनको टारगेट किया। वो 3 शिप्स थे, उसकी वजह से फिर ये सारा सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। तो उसमें मैं समझता हूँ ये जो 14 नुकात बनाए गए थे उनके अंदर दोनों ही ममालिक ने इसको अपने तौर पे लेना शुरू कर दिया, इसकी इंटरप्रिटेशंस जो है अपने हिसाब से। और वो एक मेजर पॉइंट है जहाँ से ये सारे सिलसिले शुरू हुए। जी। तो बहरहाल उसके बाद से अभी अमेरिका ने अपने जो टारगेटिंग है, पहले तो उन्होंने साउथ ऑफ ईरान जिनमें बंदर अब्बास और ये किश्म आइलैंड है
और खार्ग आइलैंड है, इन एरियाज में उन्होंने इनको टारगेट कर रहे थे, जहां से आईआरजीसी जो है वो अपने अटैक्स कैरी आउट कर रहा था। और उनका मतमे नज़र ये था कि हम ईरान की आईआरजीसी, पहले तो ये उन्होंने उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया, जी और जी। दूसरा ये है कि फिर उनकी ताकत को कम करने के लिए इनके स्टेशंस को टारगेट करना शुरू किया। तो ज़ाहिर है उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने फिर वो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें फ्रंट पे तो कुवैत है और बहरीन है और साथ में जॉर्डन है। तो और यूएई के अंदर भी अभी तक तो नहीं किया, लेकिन 3 ममालिक के अंदर उन्होंने इसको लेके चले हैं। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि एक जो है कैंसर हॉस्पिटल भी इसकी जी जद जी में जी। आया है। जी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब इस तरह की वॉर में जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है फील्ड की, जहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत चीज़ों का आसान है, वहाँ पे इस तरह की टारगेटिंग जो है उसको टारगेटिंग, एक बिल्कुल हादसा बिल्कुल। करार देना ज़रा मुश्किल हम्म। लगता है। हम्म। तो बिल्कुल। उस और हवाले से मेरे ख्याल। बिल्कुल हामिद साहब, जी। ये पॉइंट बहुत वैलिड है। और बच्चों के कैंसर अस्पताल पर हमला करना और उनको निशाना बनाना, ये तो हमने देखा कि इसराइल का ही शिवा होता था, और अब अमेरिका भी इस डगर पर चल पड़ा है। और इसराइल को हमने देखा गजा में अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उन पर हमले करते हुए और एक नस्ल कुशी करते हुए देखा। अब अमेरिका भी वही सब कुछ कर रहा है, वही कुछ दोहरा रहा है, और एक तरफ से कहता है कि जी हम इसराइल की मानकर ये जंग जो है हमने शुरू नहीं की है, और कहीं ना कहीं जंग मुसल्लत की गई थी। तो अगर जंग मुसल्लत की गई थी तो फिर ये स्ट्रैटेजी इसराइल वाली कैसे है? देखिए, अब बात वहां तक पहुंची है कि अमेरिका जो है वो अगर आप देखें तो जो अभी नेगोशिएशंस चली हैं अभी तक की, उसमें नजर ये आ रहा है कि अमेरिका की जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्विक फिक्स चाह रही है, और ये चाह रही है कि जल्द इस कज़िये को ख़त्म किया जाए और यहाँ से निकला जाए। वो कोई लेंथी डिप्लोमेसी या टॉक्स में नहीं जाना चाहते, सही। इसलिए कि आने वाले दिनों में उनके लिए जो मसाइल इनवर्ट शुरू हो गए हैं घर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, जिसके अंदर उनकी रेटिंग्स बहुत डाउन हो रही है, डाउन जिसमें हो जो रही है। डेमोक्रेट्स हैं वो बड़ा राइज हो रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिसको डील करने के लिए वो इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ईरान जो है वो ये चाहता है कि इस दफ़ा बातचीत इतनी पक्की, मजबूत और इसके अंदर गारंटीज इतनी ज़्यादा हो कि ये दोबारा ना हो, और उसके लिए ज़ाहिर है फिर बातचीत को लंबा तूल देना, बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये वो दो डिफरेंस ऑफ लेकिन ओपिनियंस हैं हामिद जिसकी साहब, वजह से। वही तो बात है कि ईरान का इत्मीनाद ही नहीं बैठ पा रहा अमेरिका पर। एक तरफ से बात कर देता है मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ से फिर इस तरह के हमले हो जाते हैं, और फिर बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर इस तरह के हमले होना, ये तो बहुत संगीन सूरत हाल नजर आ रही है। ईरान किस तरह इत्मीनाद कर पाएगा मुज़ाकरात के लिए फिर? जी, ईरान तो देखें, ईरान के पास तो अभी जो मैं ये कहता हूँ कि ये वो ईरान नहीं है जो पहले अमेरिका समझ के आया था। जी। अब उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस के अंदर ये भी है कि ईरान की कौम जो है वो यकजा हो गई है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है इसके लिए। तो अभी अमेरिका के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करना जो प्रेशर के हैं, जिसमें कि उन्होंने वॉर को फैलाया है, कॉन्फ्लिक्ट को, मेरे ख्याल में ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा इवेंचुअली। तो उनको देखें, कल जो अमेरिका में ट्रम्प को एक ब्रीफिंग दी गई है वॉर के बारे में, उसके अंदर उन्होंने फिर दोबारा इस चीज को उठाया है कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जी है जी कि जी। हम वहां पे ट्रूप्स को लैंड करें। तो ये तो बहुत ही सुसाइडल होगा, हम पहले भी इस चीज पे बात कर चुके हैं, ये काबिले अमल नहीं है और इससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होने का एहतमाल है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें जो हैं, ये बातें तो करना आसान है, लेकिन इवेंचुअली इनको मैं देखता हूँ कि ये जो अभी प्रेजेंट स्टेट है ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? कि अमेरिका का तकरीबन 2 से 3 करोड़ डॉलर का, बिलियन का ये पर डे का खर्चा हो रहा है। इसके अलावा ये है कि एयर कैंपेन से कभी भी जंग नहीं जीती जाती। जंग आप नहीं डैमेज जीती। जरूर कर सकते जी। हैं, लेकिन आप जीत नहीं सकते। हम्म। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इनको वापस जल्द या बदेर इनको टेबल पे आना पड़ेगा, डिप्लोमेसी को रास्ता देना पड़ेगा। और बिल्कुल, मैं ये सब कुछ समझता तो हूँ कि करना पड़ेगा। लेकिन हामिद साहब, आपको स्ट्रैटेजी क्या लग रही है? ये तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम गेन करना चाह रहे हैं, और जिस तरह से प्रेशर एक बिल्ड हुआ था, पहले भी हमने देखा गल्फ स्टेट का भी डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, अपना इमेज बचाने का भी प्रेशर है, इकोनॉमी का भी प्रेशर है, इसराइल का भी एक तरह से उन पर प्रेशर है। इतने सारे प्रेशर के बावजूद फिर इस तरह का स्टेप ले लेना और एक तरफ से डील की बात करना और फिर हमले कर देना, तो ये एक माइंड सेट जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो समझ नहीं आ रहा कि वो परफेक्ट एस्केप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो तूल क्यों देना चाह रहे हैं? अच्छा, उनकी तरफ से तो मैं समझता हूँ कि जल्द ही करना चाह रहे हैं इसको, सही। लेकिन वो अपने टर्म्स पे इसको लाना चाह रहे हैं। और टर्म्स क्या हैं
बड़ी सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर के अंदर वो चाह रहे हैं कि ईरान जो है ये ऐलान कर दे कि वो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखना चाहता, जो जी। ऑलरेडी वो कर चुके हैं मेरे ख्याल में, उसमें कोई इशू और नहीं यहाँ है। अब्ने हुर्मज़ वाला मामला भी। दूसरा है कि आपनाए हुर्मुज़ जी। को वो उस तरीके से खोल दे जैसा कि वॉर से पहले था। तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर ईरान का अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं है जो पहले होता था। अब वो चाह रहे हैं कि अब इसके बाद एक मैकेनिज़्म जो है वो लाया जाए जिसके अंदर ये है कि ईरान की सालमियत के हवाले से जो उनके पॉइंट्स हैं वो रखे जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान को और जो सालसी का किरदार है उसमें इसमें कतर है, उसमें ओमान है, ये मिल के और साथ में टर्की भी आ सकता है और कतर ये इजिप्ट भी है। तो ये मिल के मेरे ख्याल में पहले फ़ोकस कर लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मैकेनिज़्म है उसको सीधा कर लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और इस पे फ़ोकस करके जब ये करेंगे तो उसके साथ-साथ बाकी मसाइल भी आहिस्ता-आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएँगे। ये मेरी एक पर्सनल ज़ाती राय है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ईरान की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। ईरानी फौजी ने भी वार्निंग दी है कि उन्होंने जी अभी तक अपनी तमाम जंगी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की हैं और ईरान के पास इस वक्त अमेरिका को जवाब देने के लिए कौन से आपको लगता है कि ज़बरदस्त और मोहलिक ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है? जी, ये तो देखें जितने भी जंगी माहिरीन हैं उनकी असेसमेंट ये है कि ईरान के पास जंग को तूल की होने की सूरत में उसको दोनों तरह से अपने आप को संभाल के रखने की कैपेसिटी है। एक तो ये है कि उसके जो जितना भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो सारा अंडरग्राउंड है, डिसेंट्रलाइज्ड है और उसको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि उनमें जो कैजुअल्टी या पेन लेने की सलाहियत है वो पहले भी ज़्यादा थी और अभी आपने देखा होगा कि जब अली ख़amenei साहब की तदफीन के जो मनाज़िर थे और उसके बाद का जो माहौल चला है उसके अंदर तो कौम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रेजिलियंस डेवलप हो गई है। जी। तो उनके लिए कैजुअल्टी का कोई इशू नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मसला किसी भी सूरत में ईरान को अपने उनके जो हार्ड पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं हटा पाएगा अगर ये जंग तूल भी पकड़ ले। नुकसान सही। ज़्यादा जो है दुनिया का हो रहा है, उन गल्फ के ममालिक का हो रहा है और जी। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का अपना बहुत है इसमें जो है ना नुकसान हो रहा है। और एक चीज़ मैं ये कह दूँ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझना चाहिए कि जब गलती होगी है तो उसको रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। आप इफ यू आर इन अ डिच तो अगर आप इसको खोदते जाएंगे तो आप नीचे ही जाएंगे। तो बिल्कुल बेटर इट ऐसे इज टू फिल इट अप और उसमें से निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल निकलने की कोशिश भी करनी चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि हालात मुश्किल हैं लेकिन सालिसी की कोशिशें जारी रखेंगे। तो मौजूदा संगीन जंगी माहौल में आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा से एक बार फिर से दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तो हर हद तक कोशिश कर चुका है, दीगर ममालिक भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफर्ट कर ही रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे? जी, इसमें सिल्वर लाइनिंग जो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी होप भी है, वो ये है कि दोनों ही ममालिक ने अपना जो विंडो ऑफ टॉक है वो खुला रखा हुआ है और दोनों ने अपने चीज़ों को फुल स्टॉप नहीं लगाया। सही। अगर आप कालीबाफ साहब का कल का बयान जी, देखें जी, तो जी, जी। उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हम जो है अपनी डायलॉग की तरफ आना चाहते हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू का भी आखिरी पैरा है वो भी तकरीबन ऐसा ही, क्योंकि कल जो या परसों एक अमेरिकन डुअल नेशनैलिटी खातून है दीना करारी जो है वो पिछले दिसंबर 2024 से उन्होंने ईरान में स्पिनाच पे उन्होंने होल्ड किया हुआ था। तो कल उनको उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान बड़ा इनकरेजिंग है। उन्होंने कहा है कि इट्स अ गुडविल जेस्चर और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी हुई है दोनों साइड से और पाकिस्तान की बहुत अच्छी पोजीशन है और पाकिस्तान इसको अभी रिज्यूम कर सकता है। सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके वक्त का। और वाकई जी मुज़ाकरात के लिए अभी ने दरवाजे तो खुले रखे हैं और पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है। तो वही होप के मुज़ाकरात का दोबारा से दौर शुरू हो और ख़ित्ते में अमन हो। अदरवाइज़ जिस तरह से हम देख रहे हैं अमेरिका ने जैसे बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर हमला किया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। और ऐसे में अगर ईरान रद्दमल दे रहा है और हमले हो रहे हैं, दोनों जानिब से हमले हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात होना
मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम दुआई कर सकते हैं और उम्मीद भी लगा सकते हैं कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान जो है वो दोबारा से मज़ीद कोशिशें करे और इन दोनों पार्टीज़ को एक मेज़ पर लाए और ख़ित्ते में जो है वो अमन हो, मुज़ाकरात हों। और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं जिनको हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि मुल्कों की मईशत जो है वो इसी पर चल रही है। और अगर अबन हुर्मस के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं होता है तो ये फिर यही है कि ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस जंग में धकेली जाएगी। तो बस दुआ ही कर सकते हैं हम, और दुआ के साथ जी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं कैंसर से मुतालिक ताज़ा तरीन ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट की। और 2026 रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा है दुनिया भर को ये रिपोर्ट हिला कर रख देगी और परेशान कुन भी है। रिपोर्ट के मुताबिक जी दुनिया की 92% आबादी किसी न किसी मरहले पर कैंसर से मुतासिर होगी, जबकि इस वक्त रोज़ाना 26,000 से ज़ायद जो ज़िंदगियां हैं इस मूजी मरज़ के हाथों ख़त्म हो रही हैं। और पाकिस्तान की अगर हम ऐसे में बात कर लेते हैं तो हर साल 8 में से 10,000 बच्चे कैंसर का शिकार हो रहे हैं, और सालाना 30,000 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं। और महंगा इलाज है, 45% से ज़ायद ख़ानदानों को शदीद माली और जहनी बहरान से दो चार कर देता है ये कैंसर का जो मरज़ है। और इलाज के हवाले से, एक्सपेंस के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और कैंसर बढ़ क्यों रहा है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर आसिम यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आसिम साहब, WHO की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं उसके मुताबिक कैंसर अब दुनिया की दूसरी बड़ी कातिल बीमारी समझी जा रही है, और कैंसर के केसेस में इस कदर इजाफा हो रहा है कि काफ़ी अलार्मिंग भी है। तो इस इजाफे की असल वजह क्या है? ऐसी क्या गलतियां, कोताहियां हम कर रहे हैं कि ये जो मरज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है? जी शुक्रिया। इसकी कई वजह हैं। एक तो दुनिया भर में ही, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में पॉपुलेशन एज हो रही है, लोग ज़्यादा लंबी जिंदगी एक्सपेक्टेड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। फिर बहुत सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी कि लोगों का ज़्यादा वजन होता है, लोग ज़्यादा मोटे होते हैं पहले से, डाइट अनहेल्थी होती है, फिजिकल एक्टिविटी लोग कम करते हैं, टोबैको तंबाकू और उसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, पान, छालिया, गुटखा एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल बहुत है। ये सारे डायरेक्टली कैंसर कॉज करते हैं। और फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, हेपेटाइटिस बी और HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बट इसके साथ साथ ऑब्वियसली डिटेक्शन भी बेहतर है, तशखीस के जो तरीके हैं वो भी बेहतर हो गए हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो कई लोग ऐसे जो पहले डिटेक्ट नहीं होता था कि उनको कैंसर है, अब पता चलता है कि कैंसर है। तो ये कुछ वजह हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे कि अब पता चलता है कि कैंसर है, क्या अलामात हैं, क्या साइंस हैं जिस पर फ़ौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि कैंसर हो सकता है। किसी भी जगह जिस्म में गिल्टी कोई महसूस हो, जो कि आम 1-2 हफ्ते के बाद भी रहे और बढ़ती जाए साइज में, तो उसको फौरन चेक करवाना चाहिए। आपने खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर कोई भी गिल्टी महसूस हो जो 1-2 हफ्ते 2 हफ्ते तक ठीक ना हो बल्कि बढ़ती जाए, तो उसको फौरन चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर 10% से ज्यादा आपके जिस्म का वजन कम हो जाए किसी वजह के बगैर, आप डाइट नहीं कर रहे, सर्टेनली एक्सरसाइज नहीं शुरू की, अगर कोई लंबा बुखार हो, कहीं से भी खून आ रहा हो, दांत साफ करते हुए मसूड़ों से, नाक से, खांसी के साथ, पखाने या पेशाब के साथ, तो ये हो सकता है। मैंने गिल्टियों की ऑलरेडी जिक्र किया। बुखार अगर कोई लंबा चल रहा हो 1-2 हफ्ते से ज्यादा, तो ये सारी अलामात हैं जो सजेस्ट करते हैं कि कैंसर हो सकता है, और इनमें इस सूरत में फ़ौरन चेक करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बहुत अलार्मिंग है कि पाकिस्तान में हर साल 10,000 के करीब जो बच्चे हैं वो कैंसर का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में इतनी बड़ी तादाद में क्यों ये मरज़ जो है वो फैल रहा है? यहाँ पे पेरेंटिंग में कोई मसला है? पेरेंट्स क्या उस तरह से टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा आई डोंट थिंक कि पेरेंटिंग से रिलेटेड है। कुछ कैंसर्स बच्चों में कंजेनिटल होते हैं, यानी कि पैदाइश से ही होते हैं, या फैमिलीज में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी होती है जिसकी वजह से होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कजन मैरिजेस की वजह से इसका लाइक्लीहुड या इम्कान बढ़ जाता है, और कजन मैरिजेस हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, और इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस है कि कजन मैरिजेस हार्मफुल हो सकती हैं, अडल्ट्स में भी पर बच्चों में भी।
सही। बच्चों में अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे कैंसर्स का मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है सही। अडल्ट से ज्यादा। सो अगेन इस तरह की कोई अलामात हो बच्चे में तो फौरन उसको चेक करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये माइंड की कितनी गेम है, क्योंकि कैंसर जैसा वर्ड सुनते साथ ही पहले ही इंसान हवास बाख्ता हो जाता है। मतलब हम भी अगर डिस्कस कर रहे हैं और कैंसर का वर्ड सुने तो पेशेंट ने क्या रिकवर क्या होना है, वो पहले सुनते साथ ही बीमारी में जो है वो धंसता चला जाता है। तो मेंटली कितना प्रिपेयर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए सुनने के बाद, अगर तो इनिशियल स्टेज पर है तो क्या फौरी तौर पर करना चाहिए? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंसर वाकई बहुत स्कैरी लफ्ज़ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा कैंसर्स के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और बहुत सारे कैंसर्स जो हैं उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमने अर्लियर भी बात की थी, कि अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए कैंसर। यानी कि ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात कर लें, छाती के कैंसर की, अगर स्टेज 0 या स्टेज 1 में वो पकड़ा जाए तो उसका 99% से ज्यादा मुकम्मल इलाज होने का इम्कान है। जबकि पाकिस्तान में अभी भी स्टेज 3 में अमूमन खवातीन पहली दफा अपने डॉक्टर के पास जाती हैं जब कैंसर बढ़ चुका होता है, अक्सर फैल चुका होता है। उसमें फिर सिर्फ 40% लोगों का मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है। सो अर्लियर डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। कैंसर से डरना नहीं चाहिए, इससे लड़ना चाहिए। और ये लाकाबिले इलाज अब बीमारी नहीं रही, बहुत सारे कैंसर्स का मुकम्मल इलाज भी। अच्छा चलें, ये तो हमने डिस्कस किया कि ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और फिर मौत के मुंह में जाने के बराबर ही खैर ये सिचुएशन होती है। तो वजह क्या बन रही है, ख़वातीन में ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ क्यों रहा है? इतनी हमने कैंपेन्स भी देखी हैं, इस पर बहुत काम भी हो रहा है, वर्क भी किया जा रहा है, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि तादाद में कमी नहीं हो पा रही है। जी, सो एक तो यही कि उस अवेयरनेस की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी ख़वातीन में अब ये डायग्नोज हो रहा है, तशखीस हो रही है, जिनमें शायद पहले पता नहीं चलता था। एक ये वजह है। बट अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ओबेसिटी या वज़न जो है, बॉडी वेट जो है वो भी बढ़ रहा है लोगों का। वो भी एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसके अलावा जो गैप है प्रेगनेंसीज के दरमियान, अगर वो कम हो तो उससे भी ये रिस्क बढ़ जाता है। और इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर को, वो उसका इम्कान कम करती है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो तो अमूमन उसकी वजह से जो वक्फा होता है बच्चों के दरमियान वो बढ़ जाता है, तो इसलिए भी वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि मरीज़ को पता ही नहीं होता कि उसमें मतलब कैंसर के अलामात मौजूद हैं या उस तरह से साइंस ही नहीं मिलते हैं और एकदम से जाते हैं तो डॉक्टर जैसे कह देता है कि आप कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं। ये क्या मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है? और एक नॉर्मल इंसान को कितनी देर में अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि आइडिया हो सके? क्योंकि जिस कैंसर का आपको साइन ही नहीं मिला या अलामात ही नहीं मिली और पता चला बस डॉक्टर ने बताया कि आप लास्ट स्टेज पर हैं। यस, सो अमूमन ऐसा नहीं होता कि लास्ट स्टेज पे पेशेंट हो और उनको कोई अलामात ना हुए हो। ये अमूमन सिचुएशन इसलिए होती है कि उन्होंने या अवॉइड किया या वो डरते रहे कि कहीं कैंसर ना निकल आए तो मैं चेक ही नहीं कराता। ख़वातीन में ख़ास तौर पे एक ये भी इशू है कि ख़वातीन की जो हेल्थ है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझी जाती। वो आदमी शायद पहले चले जाते हैं डॉक्टर के पास, अब औरतों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता कई सिचुएशंस में सोसाइटी में, तो उनकी हेल्थ सेकेंडरीली सब्जुगेट होती है। अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के सिचुएशन में तमाम औरतों को 18 साल की उम्र के बाद अपनी छाती का हाथ से हर महीने खुद मुआयना करना चाहिए और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फौरन चेक करना चाहिए। बाकी जो मैंने बताया वो जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको कहीं से खून आ रहा है या कोई भी गिल्टी है, बुखार है, तो फौरन चेक करवाएं। अमूमन वो कैंसर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर है तो अर्ली स्टेज में ज्यादातर कैंसर्स का मुकम्मल इलाज हो सकता है। कुछ बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, वो हमारे यहाँ नेशनली तो अवेलेबल नहीं है। बड़ी आंत के कैंसर के लिए टेस्ट्स होते हैं जिससे वो डिटेक्ट हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की हमने ऑलरेडी बात की, मैमोग्राफी भी होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। मुख्तलिफ चीजें हैं जो अवेलेबल हैं, पर ऑब्वियसली फैसिलिटीज कम हैं, सारी जगह पे मुल्क भर में हैं नहीं। और दूसरी बात, अगर वो स्क्रीनिंग से डिटेक्ट हो भी जाएं तो अक्सर
ट्रीटमेंट फैसिलिटीज या नहीं है इतनी कि सब जगह अस्पताल हो डॉक्टर साहब, जाए, इनका ट्रीटमेंट के इलाज हो हवाले से सके। भी हम आएंगे और गाइडेंस लेंगे। अच्छा, अगर हम जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम सहूलत ही नहीं होती और रिपोर्ट के मुताबिक गरीब ममालिक में बच्चों के कैंसर से बचने की शरह जो है वो सिर्फ 30% है, तो पाकिस्तान में कैंसर से बचाव की शरह क्या है और क्या शौकत खानम अस्पताल जदीद इकदाम इस हवाले से उठा रहा है? सो हमने एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी डेटा अपना पब्लिश भी किया है और आजकल दोबारा एक सीरीज हमारे यहाँ से पब्लिश हो रही है, जिससे ये पता चलता है कि स्टेज फॉर स्टेज हमारे यहाँ वही सर्वाइवल है शौकत खानम में जो वेस्ट में है। ठीक है, फर्क ये है कि अगर हम ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर को देखें फॉर एग्जांपल, तो वेस्ट में 85 से 90% सर्वाइवल होती है। ठीक है, पाकिस्तान में वो तकरीबन 45 से 50% है। बट ये इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है, वो इसलिए है कि वेस्ट में ज्यादातर लोग अर्ली स्टेज में आते हैं अपने डॉक्टर के पास, एंड देयरफॉर उनका इलाज ज्यादा मुमकिन है। ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि लेटेस्ट स्टेज में आते हैं तो वो लेट स्टेज में कहीं पे भी जाएं तो उनका इलाज इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो ये वजह है, वरना हमारी स्टेज बाय स्टेज बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी वही रिजल्ट्स हैं। अच्छा, जो डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, अब थोड़ा इस हवाले से बात कर लेते हैं। शौकत खानम जो है वो शौकत खानम अस्पताल खास तौर पर वो मरीजों का जो बोझ है वो मुसलसल उठा भी रहा है और मुसलसल बढ़ता भी चला जा रहा है और बड़ा बर वक्त इलाज भी किया जाता है, लेकिन जो मौजूदा मुआशी बहरान है उसमें कैंसर जैसे महंगे इलाज के लिए फंड्स की फराहमी कैसे फिर यकीनी बनाई जाती है? कैसे मुमकिन हो पाता है कि इतने मरीजों को फैसिलिटेट किया जाए? सो एब्सोल्युटली, सो शौकत खानम में 75% से ज़ायद जो मरीज हैं उनका कम्प्लीटली मुकम्मल इलाज फ्री किया जाता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। सबसे पहले लाहौर में, जो कि अब 32 साल से ये अस्पताल चल रहा है, उसके बाद पेशावर में जहाँ 11 साल से हमारा अस्पताल चल रहा है, वहाँ पे भी इसी तरह फ्री इलाज किया जाता है। बट क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं, इसीलिए हमने लाहौर के बाद पेशावर में दूसरा अस्पताल बनाया ताकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का फ्री इलाज कर सकें। और अब हम तीसरा और अपना सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कराची में बना रहे हैं, जो कि इस वक्त ज़ेरे तामीर है, लास्ट स्टेजेस हैं फिनिशिंग की, और वो इंशाल्लाह 29 दिसंबर इसी साल को खुल जाएगा और वहाँ पे भी इंशाल्लाह इसी तरह फ्री इलाज किया जाएगा। ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि लोगों को यकीन है कि जो वो हमने ज़कात और अतियात देते हैं वो सही जगह पे लगती है और बाकी मरीजों के ऊपर खर्च होती है। और इसीलिए हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात कलेक्ट करते हैं और हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीजों का कंप्लीटली फ्री इलाज किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम किया जा रहा है इंसानियत की खिदमत के लिए। अच्छा, लास्टली बता दें, पेशेंट को ये की जा रही है कि दुनिया भर में 2050 तक जो कैंसर के केसेस हैं वो 3 करोड़ 50 लाख तक जा सकते हैं और मुस्तकबिल के बड़े तिब्बी बहरान से बचने के लिए हमें कौमी सतह पर क्या आपको लगता है कि पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी, एक चीज़ तो नहीं है। एक तो ये है कि अर्लियर डिटेक्शन और अर्लियर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी बीमारी का पता चले उतना ही मुमकिन है कि उसका मुकम्मल इलाज हो सकेगा। पर इसके साथ साथ ऑब्वियसली ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि तशखीस की जो सहूलियात हैं और इलाज की जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और मुल्क भर में हो, ताकि लोगों को अपने घर के करीब ये इलाज मुयस्सर किया जाए। फिर ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो भी सिग्निफिकेंट है। ब्रेस्ट कैंसर फॉर एग्जांपल 12 से 15 लाख रुपया लगता है उसका मुकम्मल इलाज करते हुए, छाती के कैंसर का। तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम्स, गवर्नमेंट फंडिंग, प्राइवेट सेक्टर, ये मल्टीलैटरल एफर्ट होगा। एक चीज तो नहीं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को कहें कि वो करें, हमें सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। एंड देन प्रिवेंशन बहुत जरूरी है कि हम अपना वजन ठीक करें, शुगर का इलाज करें, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवाएं, HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसमें खवातीन में सर्विक्स का कैंसर हो सकता है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, वो करें, अपनी डाइट इंप्रूव करें और फिजिकल एक्सरसाइज करें। ये तमाम चीज़ों से कैंसर के इम्कान और खास तौर पे तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम साहब आपके वक्त का। और वाकई जी हमें इलाज की बजाय जो प्रिवेंशन है ना उस पर फोकस करना चाहिए कि हम इन बीमारियों की तरफ जाएं ही ना, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और बर वक्त अगर तशखीस हो जाती है तो इलाज मुमकिन भी है। और हुकूमती सतह पर भी अगर पॉलिसी बने और हम सबको मिलकर जी इस चीज़ से लड़ना भी होगा और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है तो वाकई ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। तो शौकत खानम ऐसे में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है इंसानियत की खिदमत के लिए भी, तो बढ़ चढ़ कर ऐसे में इंसानियत की खिदमत आप भी करें, फ़ंड्स दें, एहतियात दें, क्योंकि इंसानों की अगर आप ज़िंदगी बचा सकते हैं तो इससे बड़ा और कोई खूबसूरत अमल हो ही नहीं सकता। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में पेट्रोल का एक नया और संगीन बहरान जो है वो सर उठा रहा है और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तय करने के लिए नए निज़ाम पर गौर भी कर रही है। और दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कस्टम क्लियरेंस और वाजिबात की अदम अदायगी का जवाब बनाकर पेट्रोल पंप्स को जी सप्लाई महदूद कर दी है। और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 15 दिन का पेट्रोल बाकी है। तो आप सोच लें आपने क्या करना है। और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी उन्होंने ब्रीफिंग दी और उनके मुताबिक वाफर ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन अगर ज़खायर मौजूद हैं तो फिर ये किल्लत कैसी जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि मसनूई किल्लत से पैसे कौन बना रहा है, कम ज़खायर रखने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का निज़ाम मुमकिन है या नहीं, इस पर तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल ऑनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त हमारे साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, हुकूमत पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना बदलने का नया निज़ाम लाना चाह रही है और दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो ये निज़ाम चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियादों पर रेट्स तब्दील किए जाएंगे या इस पर अगर अमल दरामद होता है तो क्या होगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा और अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान में मुझे जो लग रहा है ये बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है। नामुमकिन इस सूरत में है कि आपके मुल्क के अंदर जो कानून है उसके मुताबिक ये उसको मैच नहीं कर रहा। और ये जो आपका मुल्क है और अगर बाहर के मुल्कों का मिसाल दें तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क है और आपका मुल्क भी अभी तरक्की पजीर है। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए एक और मुश्किल पैदा हो रही है कि डे बाय डे पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आज क्या रेट है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हर OMCs का अपनी मर्जी और हर पेट्रोल पंप की अपनी मर्जी हो जाएगी। तो इस मुश्किल में आवाम ही लूटा जाएगा मेरी समझ के मुताबिक। और जो हमारा कारोबार है पेट्रोल पंप का वो तो नामुमकिन हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। मतलब ये कैसे हम सरवाइव करेंगे, क्योंकि जो बाहर के मुल्कों में कानून है वो ये है कि कंपनी अपने पैसों से पेट्रोल पंप तामीर करता है, फिर उसके ऊपर एक डीलर या ऑपरेटर मुकर्रर करता है। वो कंपनी की मर्जी होती है वो मुकर्रर करे या कंपनी खुद चलाए। यहाँ पे सिस्टम और है, यहाँ पे तो मतलब पैसा पेट्रोल पंप मालिक लगा लेता है, उस पे सारी तामीरात खर्चा वगैरह मालिक का होता है। फिर कंपनी उससे एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट साइन करता है, हालांकि पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ मालिक का होता है। फिर मर्जी कंपनी की होती है, यानी कंपनी ने पैसा ही नहीं लगाया होता, कंपनी ने सिर्फ एक लाइसेंस लिया होता है, बाकी पैसा पब्लिक का होता है, पेट्रोल पंप मालिकान का होता है। तो अच्छा हुमायूं साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि ये कारामद नहीं होगा अगर ये चीज़ हो जाती है पाकिस्तान में, एक तरफ से अगर हम ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के दावे की बात करें तो वो कहते हैं जी 15 दिन का पेट्रोल बाकी है। वज़ीर आज़म कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे वाफर ज़खायर मौजूद हैं। तो कानूनी तौर पर कंपनीज के पास कितने दिन के ज़खायर होने चाहिए और अगर ना हो तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखो, मेरी समझ के मुताबिक ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये 9 से 10 दिन का इनके पास जखीरा है और अभी ये कंपनी का और हुकूमत की आपस में लड़ाई है। ओके। जब हुकूमत और कंपनी की आपस में लड़ाई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी उसकी अपनी गलती होती है, उसकी जो मिसमैनेजमेंट होती है, वो या तो पेट्रोल पंप के ऊपर डालता है या OMC के ऊपर डालता है। अब कुछ ही दिनों के बाद या मतलब आज वो ऐलान कर दिया जाएगा कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सख्ती से क्या होगा, फिर वो पेट्रोल पंप पे जाएगा, उसके पास तेल नहीं होगा, वो उसे कहेगा भाई तुम्हारे पास तेल क्यों नहीं है। भाई जब तेल हमें देगा कोई तो हम तेल रखेंगे, क्योंकि हमने पेट्रोल पंप बनाया है तेल बेचने के लिए। ऐलान कर दिया नहीं जाएगा, ऐलान हो गया है, वो कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होगी। तो अब आप ये अंदाजा कर ले कि उसकी अपनी मिसमैनेजमेंट का सारा मलबा जो है ना वो हमारे डीलर के ऊपर डाल रहे हैं, वो कंपनियों के ऊपर डाल रहे हैं। उन्होंने जो है ना ये कंपनियों का पैसा देना है, वो कंपनियों को पैसा नहीं दे रहा। उधर उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, कस्टम की ड्यूटी, मतलब वहां पे उन्होंने डेपो सील कर दिए।
तो इस सूरत में आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुल्क चलता है? अपनी मिसमैनेजमेंट, अपना सारा मलबा आपके ऊपर डालते हैं। वो कहता है कि भाई आपसे तो मैंने हर कोई कारोबारी बंदे को तो वो छोड़ता नहीं है। उनके ज़हन में है कि बस इसकी चमड़ा उतार दो और बाकी कुछ भी नहीं है। खुद लेकिन अपना हमायूं काम साहब, सही अगर चला नहीं पेट्रोल रहे। पंप्स की बात की जाए, मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हुई हूँ। बहुत सारे ऐसे भी पेट्रोल पंप्स हैं जो कि पेट्रोल रोक देते हैं जैसे ही उनको लगता है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगले दिन जैसे कहा जाता है ऐलान होने वाला है, तो ऐलान होने तक पेट्रोल प्राइसेस जब जिस तरह से बढ़नी होती हैं तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दस्तियाब ही नहीं होता, लाइनें लगी होती हैं और अवेलेबल नहीं होता। ये फिर क्या सूरत हाल होती है, इसकी क्या वजह होती है? जी, इसके वजूहात ऐसे हैं कि देखो, कोई पेट्रोल पंप वाला ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि पेट्रोल पंप वाला इसमें इन्वॉल्व है। अभी कंपनियों ने हमें सप्लाई नहीं दिया, हमारे पास सप्लाई है ही नहीं है, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। अभी ओएमसी हमें तेल ही नहीं दे रहा, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। जब ओएमसी हमें तेल देगा तो आगे हम बेचेंगे, जब सही। हमारे पास तेल होगा नहीं तो हम कैसे बेचेंगे? मतलब हमारे पास कोई ना तो इस किस्म का लाइसेंस है, ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी ओएमसी की, ये डीलर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, डीलर की उस वक्त जिम्मेदारी है जब उसके पेट्रोल पंप पे तेल मौजूद होगा, वो नहीं देगा तो फिर जो है ना उसकी ज्यादती है। सही। अच्छा, आपको अभी कंडीशन क्या लग रही है? आने वाले दिनों में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है या प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे? क्या होने वाला है आवाम के साथ? क्योंकि पेट्रोल पर आखिर ही सबकी गेम जो है वो ख़त्म होती है और महंगाई जो है वो पेट्रोल से ही शुरू होती है। जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाते हैं हर चीज़ महंगी हो जाती है। देखो, सबसे आखिर में जो मलबा होता है ना, जो ज्यादती होती है ना, वो पब्लिक के साथ होती है। मैं यह गारंटी से कहता हूँ, चाहे वो हुकूमत करता है चाहे वो ओएमसी करता है, हमारे इख्तियार में कोई चीज इतनी नहीं होती। सही। क्योंकि तेल हमें देना होता है ओएमसीज ने, इंपोर्ट और बाकी मामला गवर्नमेंट और इनके हैं। हमारा ये है कि हमारे पास तेल मौजूद हो तो हम ना दे तो हमारा कसूर बनता है, सही। इसके अलावा हमारा कोई कसूर भी नहीं बनता। एक ठीक है। दूसरी बात है कि इतनी मतलब सीरियस सूरत हाल है कि जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कंपनियों को मेरे ख्याल में जो उनके पेंडिंग पैसे हैं वो नहीं देगा। ठीक है। अभी इंपोर्ट पे भी एक उधर से जो है ना हुर्मुज़ भी बंद हो गया, उधर जी, भी जी। जंग शुरू हो गई, तो हालात तो बड़े खराब हो गए। ठीक है। मैं नहीं समझता कि वो पहले वाले हालात होंगे, हालात उससे बहुत हालात खराब बहुत होंगे। खराब और ये होंगे, जो अभी ये पेट्रोल है या आपका जो डीजल है जो ये बिकेगा, यानी ब्लैक में बिकेगा, अब देखो कि मार्केट में क्या रेट, क्योंकि जब चीज मिलती नहीं है तो फिर हर बंदा ज्यादा रेट पे करके ना वो मनमानी चाहता रेट है होता कि है। मैं अपना काम करूं। लोगों की जरूरियात है, उनकी मजबूरियां होती हैं। अच्छा, लास्टली हमारे साहब, जी, जी। तवील कतारें लग जाती हैं जैसे ही पेट्रोल के किल्लत की बात हो या फिर अगर प्राइसेस में कमी की बात हो या प्राइसेस हाई होने की बात हो तो बहुत कतारें। इस तरह इस सारी सिचुएशन में एसोसिएशन के पास हंगामी तौर पर अफरा तफरी से बचने के लिए, निपटने के लिए क्या इकदाम हैं या क्या प्लान करने की ज़रूरत है? देखो, एसोसिएशन के पास तो अभी इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम हैं। ठीक है। हमारे जो पेट्रोल पंप मालकान है, सबसे ज्यादा पैसा उस पे लगा हुआ है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। वो लोग समझते हैं कि ये कंपनियों का पैसा, ये हमारा पैसा है। हमारे है। पास कोई और तरीका नहीं। मिसाल के एक हाइक अब क्रिएट हो गया, जैसे सोशल मीडिया पे जो है ना ये चीजें आ रही हैं, तो ठीक। अब सारे लोग ये चाहेंगे कि जिसने पहले 1 लीटर लेना था वो अब 50 लीटर लेगा, अब वो 10 लीटर लेगा, अब जी। अपना टैंकी फुल करेगा। तो इस वक्त इतनी हाई क्रिएट होने की वजह से तो हमारे पास जो तेल होगा वो तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अभी ठीक है। इस वक्त 45 से 50% जो पंप है जो लोकल एरियाज में है वो ड्राई हो चुके हैं। ओह, सही, ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया माहिर साहब आपके वक्त का। और वाकई जी ये जो किल्लत जिसको मसनूई कहा जा रहा है, वी नेवर नो कि ये कब तक सिलसिला जारी रहता है। अब नए हुर्मुज़ के हवाले से जिस तरह से पॉलिसीज़ बनती हैं या एक मुल्की अगर हम कंडीशन देखें और आलमी सतह पर कंडीशन देखें तो वो दोनों साथ साथ ही चल रही हैं। जैसे ही आलमी सतह पर कुछ ना कुछ होता है, जंगी सूरत हाल बनती है, तो प्राइसेस जो हैं वो पेट्रोल की इफ़ेक्ट होती हैं। और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी बहुत वाफर ज़खायर मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ से अगर डीलर्स की बात की जाए वो कहते हैं ज़खायर नहीं है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है और ऐसे में आपने टैंकियाँ नहीं भरवानी और लाइनें नहीं लगानी, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, अफरा तफरी वाली सूरत हाल ना हो। वी होप कि हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। बट ऐसे में आवाम ही सफ़र करती है। देखते हैं क्या होता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक ऑन द शो। और नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि दीगर ममालिक जो हैं वो कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रहे हैं और सख्त कवानीन बन रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में जी
बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम बहस शुरू हो गई है, जो कि बनती भी है फाइनली। और पंजाब असम्बली की रुकन सारा अहमद ने रवां हफ्ते एक करारदाद जमा कराई है, जिसमें वफाकी हुकूमत से जी उन्होंने मुतालबा किया कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और उम्र की तस्दीक का एक लाजमी और सख्त निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। और ये जो तजवीज़ है एक ऐसे वक्त में सामने आई जब ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले दिनों जब हम डिस्कस कर रहे थे और बरतानिया में भी बच्चों के जी ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कानून साजी की गई है। और हमारे यहाँ फ़िलहाल ऐसा कोई कानूनी निज़ाम मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये कितना वर्क करेगा और इस पर कितना अमल दरामद होगा, इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्टिव असद बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, पंजाब असम्बली में सारा अहमद की जानिब से जो करारदाद है पेश की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है, उसको कैसे हम पाबंद कर सकते हैं इन सख्त कवानीन में? थैंक यू जी। अच्छा, मेरा बहुत क्लियर स्टांस है इस पे एज अ पर्सन हु हैज स्टडीड दिस स्पेस। और ना सिर्फ ये कि बल्कि हमने हार्म स्टडी किया है, बल्कि हमने सारा लैंडस्केप भी स्टडी किया है। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं इसमें। नंबर एक तो ये कि जस्ट बिकॉज यूके ने या ऑस्ट्रेलिया ने या कुछ और यूरोपियन ममालिक इस बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं हो जाता। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई कानून साजी होती है ना, तो उसकी बेसिस पे कोई बेस लाइन बनाई या बेस लाइन पे किसी पे कानून साजी होती है। मसलन आपने देखा होगा कि जो डिजिटल क्राइम्स पे हमने जब कानून साजी की थी, लेजिस्लेशन की थी, तो उसकी बेसिस ये थी कि फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, हरासमेंट बढ़ रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? और उसका बेस लाइन डेटा हमारे पास मौजूद था। अब हमारे पास क्या ये बेसलाइन डेटा मौजूद है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद करने से वो वाकई प्रोटेक्ट हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये है, देखिए, बात ये है कि हमारी पॉलिटिकल रियलिटी बहुत फर्क है ऑस्ट्रेलिया से और यूके से। हम आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट ऑल्सो हम बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन। उसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे 16 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्चुअली अपनी अर्निंग, अपनी रोजी कमा रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है। तीसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए, कि क्या ये बैन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है? और अगर हम कर भी लें इसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, तो क्या कोई स्टडी ऐसी है जो कि बताती है कि इससे वाकई हार्म्स कम होंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं ना जी सोशल मीडिया को बंद करने के लिए, तो हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की, यानी कि फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया एंड सो ऑन। तो जो बहुत प्रॉब्लमैटिक प्लेटफॉर्म्स है, रोब्लॉक्स फॉर इंस्टेंस, जहाँ पे एक्चुअल चाइल्ड मॉलेस्टेशन या चाइल्ड ऑनलाइन हरासमेंट या जो ग्रूमिंग है, उनके गैंग्स पकड़े गए थे और उस पर बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। पबजी है, बाकी ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बिल्कुल वैसे ही चैट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉनिटर भी नहीं किए जा सकते। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि एक सहूलत है, उसको बंद कर देना ही सिर्फ ऑप्शन नहीं होती है, कोई ऑल्टरनेट अगर वेज दे सकते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप पॉइंट एक रेज कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो एक सही और गलत का फैसला उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो इसको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है कि डिजिटल दुनिया का कितना इफेक्ट हो रहा है। वैसे तो हर किसी पर ही हो रहा है, स्क्रॉलिंग करें आप 24 घंटे, आपकी सेहत मुतासिर है, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर है। लेकिन जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं अभी इस कंडीशन में कि करियर बनाना है, क्या करना है, वो जो एक सही और गलत की पहचान है, उस तरह से वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो वो एक दायरा कार में लाने के लिए अगर इस तरह की पाबंदी लगा दी जाए तो वो बेहतर नहीं आपको लगता? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो हम ये डिस्कस कर लें कि ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हार्म नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्म है, बच्चों को स्पेसिफिकली बहुत नुकसान हो रहा है। और ना सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि और बहुत सारे उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ग्रूमिंग गैंग्स हैं और वेरियस काइंड्स ऑफ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स जस्ट से, जो कि बच्चों के लिए है। लेकिन उसका मतलब क्या ये नहीं है कि आपको सबसे पहले एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चों को ये देख सके या बता सके? मतलब हमने सारा का सारा काम एज अ पेरेंट, फॉर इंस्टेंस आई एम अ पेरेंट, और मैंने अपने बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये काम किया हुआ है अपने घर में कि जब भी वो कोई कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, पहले वो मुझसे मेरे मोबाइल पे परमिशन लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, राइट? उनके आईपैड्स, उनके डिवाइसेस मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है, कोई ऐप भी वो इंस्टॉल करेंगे तो मुझसे पूछ के करेंगे।
राइट? तो ये वाला जो काम है, ये पेरेंटल कंट्रोल्स आपके पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन ऐसा सब अनफॉर्चुनेटली और सैडली बहुत सारे पेरेंट्स हैं अब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर जाए और कमा कर लेकर आए। तो अब फिर स्टेट ने थोड़ा बहुत अगर इस पर पॉलिसी बना दी तो शायद बेहतर है, क्योंकि पेरेंटिंग उस तरह से टफ भी होती जा रही है। देखिए, नहीं, ये मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ जी। अगर आप पेरेंट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने बच्चों को संभालना है। ठीक है, आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं बाहर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, किसी प्लेग्राउंड में जाते हैं, तो आपको पता होता है ना कि आपने क्या नहीं करना बच्चों के लिए। बस आपने उनको किसी ऐसी जगह पे चढ़ने नहीं देना, जाने नहीं देना जहाँ पे उनको चोट लगेगी, ये पता होता है ना आपको। ठीक है। तो यही बात जब आती है इंटरनेट पे और डिजिटल मीडियम्स पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि किससे क्या नुकसान होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक या दीगर ममालिक, उन्होंने फिर ये क्यों महसूस किया कि ये करना जरूरी है या कानूनी तौर पर वहां भी तो पेरेंट्स ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, वहां तो स्टेट बहुत कॉन्शियस होती है बच्चों को लेकर। अच्छी बात की आपने, लेकिन देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, बहुत सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया और यूके में ऐसी हो रही हैं जो कि हम पाकिस्तान में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, मैं विदाउट टॉकिंग अबाउट दैट। दूसरी बात ये है कि मुझे, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा, मुझे लगता है कि जो एक्चुअल हार्म से बचाने का प्रोसेस है ना, वो सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, जिसमें एजुकेशन भी आती है, जिसमें रेगुलेशन भी आती है, जिसमें बाकी एंगेजमेंट्स भी आती है। तो वो पॉलिटिकल स्लोगन नहीं बन सकता। पॉलिटिकल स्लोगन यही बन सकता है कि हमने आपके बच्चों को बचाना है, जो कि आपने यूके में भी देखा होगा, जिस किस्म की स्पीचेस हुई हैं और जिस किस्म का सर्वे डेटा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, और मुझे लगता है कि अब वो पाकिस्तान में भी करने की कोशिश की जा रही है। वो पॉलिटिकल स्लोगन से निकल के हमने असली काम करना है। देखिए, बात ये नहीं है कि हमने, मैं इस हक में हूं कि सोशल मीडिया पे बच्चों को जाने देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फॉर इंस्टेंस मेरे अपने बच्चे जो हैं, आपका पॉइंट वैलिड है कि इसको सियासी रंग ना दें सिर्फ इसलिए कि हमने भी एक मंसूबा लॉन्च कर दिया है, देखें ये काम हम कर रहे हैं, पानी की तरसील जैसे होगी हमने बेहतर बना दी, फलां चीज़ का हमने सड़कें बना दी, तो इसको सोशल मीडिया को खास तौर पर सियासत की नज़र ना करें, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, जिस तरह से हम केसेस देखते हैं, अब आप पेरेंटिंग की भी बात करें हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने खुद देखे हैं जो बच्चे को मोबाइल पकड़ाकर खुद अपने काम करते हैं। लाइक अगर मदर ने कुकिंग करनी है तो वो कहती है अच्छा चलो कुछ देर ये मोबाइल यूज़ कर ले, टीवी देख ले, मैं अपना कोई मी टाइम एंजॉय कर लूँ। या बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह होंगे, वर्किंग वुमेन है अगर, या काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे पीछे फिर सारा सारा दिन टीवी देखते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है कि पेरेंट्स इतनी टेक केयर कर सकें? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मसलन अगर हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दें और मैं अपने बच्चे को चुप कराने के लिए अपना मोबाइल पकड़ा दूं, मैं 16 साल से कम तो नहीं हूं ना जी, तो मेरा एक्सेस जो सोशल मीडिया पे है, फिर वही कंटेंट उसको भी नजर आएगा। मेरे मोबाइल को ये पता है कि मैं एडल्ट हूं, यानी कि मुझे जिस किस्म के एड्स आएंगे वो उस हिसाब से ही आएंगे। वही मोबाइल फोन मैंने अपने बच्चे को पकड़ा दिया, तो क्या वो 16 साल से कम का जो बैन हमने लगाया है वो काम करेगा? आप मुझे खुद बताइए। यही मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक पेरेंट नहीं करता, ये सारे पेरेंट्स करते हैं। मैंने जितने पेरेंट्स देखे हैं वो ये काम करते हैं कि अपना मोबाइल फोन उठा के बच्चों को पकड़ा दें। अच्छा, अपना मोबाइल फोन या तो बच्चों का डिवाइस अलग होना, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने अपना मोबाइल फोन, यानी कि आपके यूट्यूब को पता है कि आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो आपको जो एड्स आएंगे, आपको जो कंटेंट नजर आएगा, वही आपके बच्चे को भी नजर। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये रेगुलेशन का मैटर है या ये एजुकेशन का मैटर है? तो जहां पे एजुकेशन कम है वहां पे हम रेगुलेशन लगा के कोई उस पे कोई तीर नहीं चला लेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। और यही मेरा असल कंसर्न है कि जो काम करने वाला है वो काम करे, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये बातें करें कि हमने ये भी एक बेहतर तजवीज़ हो सकती है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह चीज़ें सेंसर करते हैं, तो अभी तक हमने डिजिटल मीडिया पे मवाद को सेंसर करना के हवाले से कोई पॉलिसी देखी नहीं है। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर सेंसर किया जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? जी, ये आपने अच्छी बात की है। देखिए, उसको हम थोड़ा सा अगर रीफ्रेमिंग कर लेना तो वो ज्यादा बेहतर है। और वो रीफ्रेमिंग ये है कि बजाय हम इसको हम इस तरीके से करें कि वो सेल्फ रेगुलेट करें, हमें सोशल मीडिया कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए इस बारे में कि वो अपने हमारे बच्चों का जो कंटेंट है या जो उनके टाइमलाइंस पे कंटेंट आ रहा है वो उसको क्यों नहीं रेगुलेट कर पा रहे। क्यों इतने सारे दुनिया में केसेस हैं जहाँ पे बच्चों पे जो मॉलेस्टेशन है या जो उनकी हरासमेंट ऑनलाइन या जिस किस्म की चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं एंड सो ऑन, क्यों जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में हमारे बच्चों पे इस किस्म के कंटेंट लगा रही है? ये असल सवाल ये बनता है। अब इसका जवाब
सैडली ये नहीं है कि हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दें, क्योंकि बहुत आसान काम है। सोचिए अगर जी, ये जी, इतना जी। आसान होता तो ये पहले भी कर सकते थे। अच्छा, You आसान see तो what I'm वाकई talking? नहीं है तो जी। मुश्किल ही। अगर हम दूसरी तरफ से ये बात कर लें, अपने रोल मॉडल्स की बात कर लें, अब डिजिटल दौर में है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, समहाउ कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी भी है, मोबाइल से हम दूर रह ही नहीं सकते। अगर हम देखेंगे बच्चा भी देखेगा, लेकिन जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहते ना चाहते हमें बात करनी ही पड़ती है। अगर एक पेरेंट है जिसका बच्चा ही यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो खुद ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, चलो कंटेंट बनाओ, उनका कंटेंट ही वो छोटी सी बच्ची है। और जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं, अब तो इस तरह भी है कि पेट में बच्चा है और कंटेंट पहले ही बन चुका हुआ है, उसकी प्रोफाइल बन चुकी है, उसी के नाम पर पीआरस आ रहे हैं। तो जिस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया गया है डिजिटल मीडिया पर ये सारा कुछ, वो देखते हुए पेरेंट्स फिर कैसे अपने बच्चों को रोक सकते हैं कि तुम भी मत कमाओ? वो एक ग्लोरीफाई तो हो जाती है मनी और पीआर और एक स्टेटस। देखिए, ये ग्लोरिफिकेशन तो आज से तो नहीं चल रही। ये तो बहुत पुरानी है। मसलन आप मैक्सिको के जो ड्रग लॉर्ड्स थे, उनके पास हर किस्म की आसाइश थी। वो बहुत गरीब होते थे पहले। जब उन्होंने ड्रग का बिजनेस शुरू किया था तो वो फिर किंग ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे। आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा फॉर इंस्टेंस, राइट? तो ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इंटेंट है, ये बहुत अरसे से है, ये आज से नहीं है, राइट? तो यही तो काम है जब हम कहते हैं कि पेरेंटिंग अच्छी है या बुरी है, या आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा है कि बुरा है, कि आपने अपने बच्चों को ऐसे कामों से रोकना है जहाँ पे उनको सस्ती शोहरत मिले या सस्ते पैसे मिले, या बहुत आसानी से वो हो जाए, लेकिन उनका एक्चुअली उसमें नुकसान। यही तो पेरेंटिंग का सवाल है ना जी। तो अब, और ये हमेशा से रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बैलेंस भी क्रिएट करना होता है। जब आप कंटेंट बनाने की बात करते हैं तो वो हजारों किस्म का कंटेंट बन सकता है। मसलन बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट भी बन सकता है। बच्चे बजाय अपना कंटेंट इस किस्म का बनाएं कि हम जो आपने फ्लैशी फॉर इंस्टेंस जिस किस्म की आप बात करी थी इन्फ्लुएंसर्स की, वो अपना ही कंटेंट एजुकेशन का भी बना सकते हैं, वो अपना ही कंटेंट बुक रिव्यूज का भी बना सकते हैं, वो अपना कंटेंट बाकी चीजों का भी बना सकते हैं, अपने टॉयज का फॉर इंस्टेंस बना सकते हैं यार, कि मतलब हमने रिव्यू कर रहे हैं अपने खिलौनों का इंसॉर्ट। तो जरूरी नहीं है कि वो जो कंटेंट जिसको हम कह रहे हैं वो एक ही किस्म का हो, या फ्लैशी हो या बुरा हो। हमने इस तरह का कंटेंट देखा भी है बच्चों का, और काफी मिलियंस में व्यूज भी होते हैं, वो बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़बरदस्त भी होते हैं। बाकी ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है कि अच्छा कंटेंट बनाएं, एजुकेशनल कंटेंट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी, डिजिटल दौर में हम रहते हैं, मीडिया के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन यस, थोड़ी बहुत जो पाबंदियां हैं वो होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। स्टेट लेवल पर अगर पॉलिसी बनती है या नहीं बनती है, उन्होंने तो शायद एक सियासी चीज़ करनी होती है कि देखें हम आपके बच्चे को महफूज करें, लेकिन उससे पहले आपका ये काम बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें। और जितना उनका डिजिटल टाइम कम होगा, उस तरह का अगर कंटेंट अगर हम देखें, हेल्दी कंटेंट देखेंगे, तो वो बच्चे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब हम वेदर की बात कर लेते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार तब्दीलियां भी हो रही हैं, सूरज भी आंखें दिखा रहा है, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा कि मौसम जी क्या रुख इख्तियार करने वाला है, लेकिन दर्जा हरारत हम आपको बता सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जी आप प्लान भी कर सके। देखिए, हमारा साथी एंकर जैसे ही मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो वो सियाहती मकामात का हम कहते हैं ना रुख करें, तो उन्होंने तो सियाहती मकाम का रुख कर लिया, वो इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में अलोन फील कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे कहते थे जाएँ ज़रा टेम्परेचर बताएं, तो आज मैं खुद ही चलती हूँ और देखते हैं कि दर्जा हरारत क्या है। नाशिन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने की तवक्को है, जबकि शाम में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है और गिलगित में दर्जा हरारत 31 से 18 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 22 और मिनिमम 14 डिग्री तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। आज़ाद कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 33 और मिनिमम 25 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं पारा ज़्यादा से ज़्यादा है 33 और कम से कम 19 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बादस दोपहर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है।
अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 31 डिग्री तक जा सकता है, जबकि सवात में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम रात में दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, बुनेर, कुर्रम, कोहाट और वजीरिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर नज़र डालें तो यहाँ पर जी सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 और मिनिमम 29 डिग्री तक जा सकता है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 38 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। और मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 42 और कम से कम 31 डिग्री तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, रावलपिंडी, चकवाल, जहलुम, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, उकाड़ा और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ भी चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के मौसम की। तो बलूचिस्तान में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करें तो कोयटा में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 37 से 21 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में आवरान, खुजदार, योब, बारखान, मूसाखेल, कलात, कोहलू और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ भी चंद मकामात पर बारिश की तवक्को की जा रही है। और वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि दिन के दौरान बस्ती, बालाई अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। शहर कायद कराची में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 33 और मिनिमम 28 डिग्री तक जा सकता है, जबकि हैदराबाद में पारा जो है वो 38 से 28 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। ताहम रात में थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा, सांगड़, दादू, कराची और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। आपने जाना कि मुख्तलिफ़ शहरों का क्या दर्जा हरारत है और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसा मौसम होने वाला है, तो वहाँ जाकर आप इंजॉय भी कर सकते हैं। सयाहती मकामात पर भी कुछ जगहों पर बारिश भी मुतवक्के है, मौसम भी बहुत खुशगवार है, तो इंजॉय कीजिएगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुना पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बहुत ही हेल्दी सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं। और कमर का दर्द जो है वो बहुत बड़ा मसला है बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवान नस्ल में, ख़ास तौर पर दफातर में जो बैठे घंटों लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि जी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 619 मिलियन अफराद कमर के निचले हिस्से के दर्द का शिकार हैं। और ये माजूरी की सबसे बड़ी वजह क्या है, और हम में से अक्सर लोग जो है वो दर्द होते ही ख़ास तौर पर पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन क्या ये जो आर्जी सुकून है वो रीढ़ की हड्डी को मज़ीद नुकसान पहुंचा रहा है या फ़ायदा दे रहा है? और मोहरे हिल जाना या डिस्क स्लिप हो जाना, सर्जरी ही आखिरी हल है या फिज़ियोथेरेपी में इसका कोई इलाज है? लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है? ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट नायाब गफूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम डेली जैसे ऑफिस में लोग शिकायत करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कमर में पेन रहती है, हम थके हुए रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, कोई खिंच पड़ रही है, शोल्डर में कोई मसला आ रहा है, ये क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में? अच्छा, ये देखा जाए तो जैसे आपने खुद ही अपनी बातों में बताया है कि अमूमन हर दूसरे बंदे के पास जो है ये प्रॉब्लम है कि हमारी कमर में दर्द रहता है, हम बैठते हैं दर्द होता है, सोते हैं दर्द होता है जी। इवन दो कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अगर हम खड़े होते हैं तब भी हमारी जो पेन है वो रेडिएट होती है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो पेन है वो भी हमारे पास बहुत जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक तो एक्यूट क्रॉनिक सबको पता है कि भाई अगर कम होगी तो वो एक्यूट में होती है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसको टाइम मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो वो क्रॉनिक फेस में आ जाती है।
लेकिन जो इनकी नेचर के हिसाब से देखा जाए टाइप्स को, तो उसमें हमारे पास मैकेनिकल पेन आती है, उसमें रेडिएटिंग पेन आती है, उसमें रेफर्ड पेन आती है, उसमें आपकी वो वाली पेन आती है जो कि आप अमूमन कभी उसको सोच भी नहीं सकते कि आपकी किडनी स्टोन की वजह से आपको बैक पेन आता है, आपके पीसीओएस की वजह से आपका बैक पेन आता है। और साथ ही साथ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो पीरियड साइकिल्स में अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन का जो है प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं, आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, आपकी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आप वाटर इनटेक कम कर रही होती हैं, जिससे अमूमन आपको बैक पेन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करते हैं कि हम हर दर्द की एक ही दवाई खाते और हैं, फिर हम पैनाडोल खा लेते हैं या पैरासीटामोल, कोई भी हम पेन किलर्स को इनटेक कर लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है। क्योंकि जो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो है टाइप्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैकेनिकल में हम पेन में देखते हैं कि आपको मसल्स, जॉइंट्स, वर्टिब्रास में पेन आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर कोई रेडिएटिंग पेन है, फॉर एग्जांपल शाटिका के पेन है, प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है, तो उसके रिलेटेड हम जो है उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। क्योंकि जब आपकी कभी नर्व कंप्रेस हो जाए और उसकी वजह से भी आपको जो है बैक पेन आ सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि वो कैसे प्रेजेंट होता है, उसको किस टाइप की पेन है। ज़बरदस्त। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम इजीली करके अपनी कमर दर्द से बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों को एक बात कहूँगी कि जो बैक पेन है अमूमन बहुत सारे आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आता है। मतलब कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है उसकी वजह से भी आपकी आता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, आर्थराइटिस के बहुत, स्पॉन्डिलोलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, इवन कि आपका क्रेचर जो सा है स्पाइन का बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनका जो पैल्विक बोन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना स्टार्ट, मतलब वो खड़े हैं तो उनका इस तरह से टिल्ट हुआ होता है, ठीक है, बैलेंस नहीं होता। फिर उसके बाद आपकी हम लोग गेट ट्रेनिंग करवाते हैं जिससे आपका बैलेंस मेंटेन होता है। आपकी जो स्पाइन है हम बताते हैं कैसे सोना है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो अमूमन जिनके बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोअर बैक पेन है, आपकी स्पाइन में हर वक्त खिंचाव रहता है, सोने का पैटर्न ये होना चाहिए कि आप लोग जो है एक रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करें कि आपने सीधा नहीं ज़्यादा सोना, ठीक है, ना ही उल्टा पेट के बल सोना है। पेट के बल से सोने से आपका बहुत ज़्यादा जो है स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है। ये बात को आपको बहुत सारे लोगों को उल्टा सोने की आदत होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा होता है और जब फिर आप उठते हो तो आपकी जो कमर दर्द है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपने सोने का पैटर्न ये इख्तियार करना है कि जब आप लेटे हो आपने अपनी साइड्स बदलते रहना है और लेटरल साइड पे आपने सोना होता है। लेटरल मतलब एक साइड करके करवट लेके लेटना है। अपने पाँव को आपने जो है 90 फ्लेक्स करके सोना है, 90 फ्लेक्स करके, ठीक है, साइड लेटरल साइड सोना है और आपने अपनी 90 का फ्लेक्स करना है। और अगर लड़कियों को बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स का इशूज़ है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है और पीरियड्स में स्पेशली, तो आप अपने दरमियान में पिलो रख सकते हो, ठीक है। इस पोजीशन में नी की 90 आपने डिग्री को फ्लेक्स करवाना है, नी के दरमियान में आपने पिलो रखना है और लेटरल साइड पे आपने सोना है। ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए सोने में। दूसरी बात ये कि आपका जो है स्पाइन में बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखा जाता है कि आपकी पोजीशंस को देखा जाता है। मतलब कि लेटने वाली पोजीशन में आपकी जो वर्टिब्रास हैं, आपकी स्पाइन है थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। अगर खड़े होंगे तो कम उसका प्रेशर होता है, लेकिन अगर मुसलसल आप बैठे हैं, आपकी स्पाइन पे कोई नहीं है, आपने बैठने का अंदाज ये होना चाहिए कि आपने आपके आर्म्स होने चाहिए, आर्म्स होने चाहिए, लाइक ऐसे। अगर आपके आर्म्स नहीं है चेयर के और आपको बैक पेन है तो मजीद आपकी जो स्पाइन है वो इरिटेट होती है। मतलब आपको झुक के बैठना पड़ेगा या फिर आपको ऐसे करके बैठना पड़ेगा या बिल्कुल ऐसे समेट के बैठना। आप रिलैक्स, आपके आर्म्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि अपनी ये पोजीशन बरकरार रखें, क्योंकि जब आप इस तरह से बैठते हो ना स्वेट से, तो ये जो चीज़ है ना
इसका जो स्पाइन आप कह लें कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं अपने शो में अक्सर जैसे ऐसे बैठती हूँ तो ये प्रॉब्लम कर सकता ये है मुझे। प्रॉब्लम कर ओहो सकता है हो आपकी हो हो स्पाइन पे, हो। आपका प्रेशर डल रहा होता है वर्टिब्रास पे और उसकी वजह से आपका बैक पेन। अच्छा, यूजुअली यही कहा जाता है कि खवातीन को बैठना ही ऐसे, पोस्चर ही यही है। अच्छा, वो तो हमारा एक अंदाज बन गया अंदाज ना, बन लेकिन गया है। हमारा सलीका ये सही, सिखाता है ठीक कि है। हमें इस तरीके से बैठना है। ठीक है, ठीक है, ओके, बाकी जिसने जैसे बैठना है वो बैठ ठीक सकता है, है। बट दिस इज द राइट पोजीशन। राइट पोजीशन, ओके, उसके बाद आपने आर्म्स वाली सीट रखी है अगर आपके पास बैक पेन है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर होता जा रहा है तो फर्स्टली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना नहीं भूलना, फिजियोथेरेपिस्ट को डिस्कस करना नहीं भूलना, क्योंकि आज मैं ये बात इधर बताने जा रही हूँ, बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि 3 to 2% सर्जरी के चांसेस होते हैं स्पाइन में। 98% पेशेंट फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाते हैं, वरना सर्जरी की तरफ ही ले जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर। देखें, डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, ठीक है, और अगर आपके कोई शाटिका का प्रॉब्लम है नर्व का, और वो बिल्कुल आपका क्रॉनिक फेज में तो जा ऐसी चुका कोई है। एक्सरसाइजेज हैं जो मतलब बैठे बैठे ही हाँ, आप कर बिल्कुल, सकें? आपने अपनी ये पोजीशन बरकरार रखनी है। आपने ऐसे रखना है अपना हैंड को, ओके ठीक है, आपने इसको इस पोजीशन में लेके जाना। ओके, स्ट्रेच फील हुआ? हाँ, हो रहा है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप बैठे 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 कर सकते जो हैं। कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, आपका exactly. सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा काम रहता है और आप ज़्यादा बाहर नहीं चल बाहर फिर नहीं जा चलते। सकते। घर में भी खातून जो ऐसी हैं वो ये कहती हैं हमारे पास जिनसे है कोई Time जगह ही ही नहीं है या या टाइम फिर ही इस तरह नहीं ही है, है। तो फिर दूसरी तरह से आपने फिर ऐसे करना है। ठीक है, और इस तरफ को स्ट्रेच करना है। हाँ, ये देखें ना, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा हो गया एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे बहुत ये फील हो रहा है आपकी स्ट्रेचिंग आपका बैक पेन बहुत रिलीव करता है। ठीक है, Okay. इसी तरह से अगर आपका टेल बोन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब आप गिर गए हो, ठीक है, और आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, अच्छा, ठीक है, तो उसमें आप ये होता है कि उस पर देखो कि आपकी क्या रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो आप वहाँ पे आइसिंग करेंगे। ठीक है, आइसिंग है। आप कर लें 10 सेकंड के लिए, और जब रिलीफ हो जाए उसके बाद जब आपकी स्वेलिंग रिमूव हो जाए, मसल स्टिफनेस, मसल स्पैज़म को ख़त्म करने के अच्छा, लिए। लोग फौरन से वो हीटेड चीज़ें यूज़ हाँ। करते हैं, हीटिंग पैड्स जो रख लेते हैं, आप मतलब अच्छा, उसमें ये है कि मैं बताती हूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि आपने हीटिंग तब करनी है, हीटिंग थेरेपी बहुत बेनिफिशियल होती है उन लोगों के लिए जिनके अंदर मसल स्टिफनेस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पट्टों में अकड़ाव आ चुका है, आपको बेंडिंग में बहुत मसला हो रहा है, आपको मुसलसल वहाँ पेन है, स्वेलिंग नहीं है, ना ही इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग सिर्फ आपसे आइसिंग से आप बर्फ़ की टकोर करेंगे उससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और आप नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन करके आप अपनी बहुत सारी पेन रिलीव कर सकते हैं विदाउट एनी पेन किलर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी बहुत सारी ऐसी पेन्स होती हैं जो सिर्फ हम गोली खाकर दूर करना चाह रहे होते हैं, वो फॉर टाइम बिंग तो शायद असर कर जाए, लेकिन एक लॉन्गर रन में आपको यही है कि आप अच्छी से अपनी डाइट जो है वो बेहतर करें, एक्सरसाइज करें और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें। अगर ऑफिस वाले लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हाय हमारी तो कमर में दर्द रहता है, हमारे पट्टे खिंचे रहते हैं, तो बैठे बैठे भी इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और मुझे भी करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को थोड़ा सा शामिल करें ताकि आप जी अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम हमारे मुआशरे में देखें तो इस्लामी महीनों को लेकर बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और उन्हीं में से एक है माह सफ़र का अगर हम डिस्कस करें, जिसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ आम हैं। लोग इस महीने में शादियाँ करने से गुरेज करते हैं, कारोबार शुरू करने या सफ़र करने से घबराते हैं, और शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, कुरान और हदीस की रोशनी में इस महीने का असल तस्वुर क्या है और इन गलत फहमियों का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, इस पर रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर तारिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से तारिक साहब हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह सफ़र के हवाले से अगर हम बात करें तो जो फैली हुई बदशुगनियाँ थीं या जो तोहम परस्ती थी उसके बारे में क्या फरमाया? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन इन अयाम में और ख़ास तौर पे जैसे ही सफ़र और मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू होता है, चाँद तुलू होता है, तो एक अजीब तरह की जो है वो एहतियात मुआशरे के अंदर नज़र आती है। लोग खौफज़दा से नज़र आते हैं और यूँ लगता है कि जैसे कोई आफ़ात और बलियात जो हैं उनका नुज़ूल हुआ चाहता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो नापसंदीदा क़ुव्वतें हैं अल्लाह की, वो मखलूक जो
इंसानों को नुकसान पहुंचाती है वो आसमान से शायद उसका नुज़ूल होना शुरू हो जाता है, इसलिए लोग मोहतात होना शुरू हो जाते हैं। और जो आपने कहा ये तोहमात का सिलसिला जो है ये इस वक्त तो मुआशरे के अंदर है ही है, लेकिन इसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है। ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पर जब हमारी नज़र जाती है तो हमें पता चलता है कि ऐलान नबूवत से पहले का जो ज़माना है उसके अंदर अरबों के यहाँ भी ये मामला इसी तरह पाया जाता था, और वो इसको सफ़र कहते ही इसलिए थे। सफ़र का मतलब होता है खाली हो जाना। खाली हो जाना। असल में होता ये था कि हुर्मत के जो 4 महीने हैं उनमें 3 महीने लगातार आते हैं, यानी ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम। और इन 3 महीनों के फ़ौरन बाद, इन 3 महीनों को तो वो बरकत वाला महीना समझते थे, हुर्मत वाला महीना, एहतियात वाला महीना समझते थे, और कहते थे कि इसके फ़ौरन बाद जो है ना वो, क्योंकि ये बरकत वाला निज़ाम जो है उससे इंसान महरूम हो जाता है, इसलिए आफ़ात और बलियात जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। जो गोया 3 माह की रुकी होती हैं आफ़ात, वो इस महीने के अंदर वारिद होना शुरू हो जाती थी। हालांकि सफ़र का एक मफ़हूम उनके यहाँ ये भी था, वो ये समझते थे कि क्योंकि 3 महीने तक लड़ाई नहीं होती थी, लोग अपने इलाकों से बाहर नहीं निकलते थे, तो इस महीने के अंदर लोग जो हैं वो अपना बदला लेने के लिए मैदान में उतरते थे, जंगें शुरू हो जाती थी, लोगों को अपनी बस्तियां छोड़ के मैदानों में, कुछ लोगों को तिजारत के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई जंग व जदल के लिए जो निकलना पड़ता, तो गोया बस्तियां खाली हो जाती हैं। सफ़र का मतलब ही खाली होना होता है, इसलिए वो ये समझते थे कि शायद ये जो है महीना जो है वो इम्तिहान का, इब्तिला का, आजमाइश का महीना है। हत्ता कि यहाँ तक कि वो इतने अपने मामलात में बेबाक होने के बावजूद बच्चों के मामले में बड़े मोहतात थे कि इस महीने के अंदर जो है ऐसी आफात और बलियात का नुज़ूल होता है कि जो बच्चों के साथ जुड़ जाती हैं और फिर सारी ज़िंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ती और उनके साथ रहती हैं। तो ये मिथ जो है वो हर ज़माने में रही। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा पाकीज़ा निज़ाम लेकर आए जिसके अंदर खुश्क व तर की सारी हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के लोगों को मुखातिब करके बताया और बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी वजाहत के साथ हुजूर के फ़रामीन इस पर मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया कि एक तो अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी एक शख्स से दूसरे को बीमारी नहीं लगती, जिसे हम वबाई मर्ज़ कहते हैं। जब तक अल्लाह नहीं चाहता उस वक्त तक जो है ना वो मर्ज़ नहीं लगता। और हम देखते हैं मुआशरे के अंदर, अभी पीछे कोरोना हमारे सामने गुजरा, हमने देखा कि गो के एक बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए, लेकिन जिन्हें अल्लाह बचाना चाह रहा था एक बड़ी तादाद महफूज भी रही। तो हुजूर का ये फरमान कि ये लाजिम नहीं है कि जैसी किसी को ऐसी बीमारी लगे तो आप ये तसव्वुर करना शुरू कर दें कि अब ये सबको लग जाएगी, एक बात। दूसरा, हुजूर ने ये फरमाया कि सफ़र के मामले में, सफ़र के साथ मंसूब जो नहुसत का एक एलिमेंट है, ये इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं। हुजूर ने कहा इसके अंदर कोई नहस चीज़ नहीं है। और फिर तीसरी बात सरकार दो आलम ने फरमाया कि एक परिंदे के साथ उनकी निस्बत थी। अरब ये समझते थे कि जब ये परिंदा आके बैठता था तो उस घर के ऊपर नहुसत वारिद होना शुरू हो जाती थी। हुजूर ने फरमाया कि इसका भी नहुसत के साथ या बरकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सारा खैर अल्लाह के हाथ में है और उसका तख्लीक करदा है, सारा शर अल्लाह के हाथ में और उसका तख्लीक करदा है। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब दुनिया की सारी ख्वाहिश के बावजूद, इंसान की अपनी कोशिश के बावजूद, अब उसके मुहिब्बीन, उससे मोहब्बत करने वाले वाबस्तगान की कोशिश के बावजूद अगर खैर किसी की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता तो शर कैसे दाखिल हो सकता है। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को परवरदिगार आलम की पाकीज़ा पनाह में दिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक जो है उसे मजबूत किया जाए। देखिए, अगर वाक़तन खौफ महसूस हो रहा है तो फिर मजबूत पनाह की तरफ बंदा सफ़र करता है ना। जब आपको डर लगना शुरू होता है तो आप किसी मजबूत पनाह को जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं। तो कायनात में परवरदिगार आलम से बढ़कर महफूज पनाहगाह कौन सी हो सकती है। अपने आप को उस तरफ जो है वो रुजू करने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे हैं, ख़ानदान ऐसे होते हैं, वो कहते हैं निकाह नहीं करना, शादियाँ नहीं करनी, हो पता नहीं क्या हो जाएगा, बरकत नहीं रहेगी। तो ये ऐसा कोई बुनियादी तौर पर ये जो तस्वुर है ना कि जी इस महीने के अंदर नहुसत आती है, नहुसत का मतलब ये होता है कि बरकत का ख़त्म हो जाना। तो दीन रहमत जो है ना वो अल्लाह का एक ऐसा पैगाम है और ऐसी कामिल हिदायत है कि जिसके अंदर ये हमें बता दिया गया कि अल्लाह के इज़्न से बरकत तो आती है, बरकत उठ भी जाती है, लेकिन नहुसत का कोई तस्वुर जो है वो पाया नहीं जाता। सारे दिन जो हैं हुजूर के फरामीन से हम तक ये रोशनी पहुँचती है कि हर नया तुलू होने वाला सूरज जो है वो अपने साथ अल्लाह की मखलूक के लिए मुनफरिद बरकतों का पैगाम लेकर आता है। इसका मतलब ये कि हर नया सूरज जो है वो नई बरकतों के साथ इंसानी ज़िंदगी में दाखिल होता है। किसी जगह ये नहीं कहा गया कि नई आफात के साथ दाखिल होता है। सो इसका मतलब ये है कि ये सारा बुनियादी तौर पर दीन से लाइल्मी का एक जो है ना वो एक मामला है और किसी हद तक दीन को गलत उसकी तफहीम, उसको गलत समझने की वजह से ऐसा मामला हो रहा है। यानी ये दीन जो है जो हमें ये बताता है कि एक आदमी जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है या ताऊज़ पढ़ लेता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ता है, तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए एक बाकायदा हिफाजत का निज़ाम जो है उसे मुरतब कर देते हैं।
जो आदमी सिर्फ वज़ू करता है तो हुज़ूर फरमाते हैं जब तक वो वज़ू की हालत में रहता है अल्लाह की तरफ से फ़रिश्तों की एक जमात उस पर कायम रहती है, उसकी खिदमत में रहती है ताकि वो उसे आफात और बलियात से महफूज रख सके। तो हमें ये जो ज़राए हैं, अगर कहीं किसी के दिल में ये गुमान आए भी, पहले तो ये गुमान आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा बातिल ख्याल है और लोगों का अपना घड़ा हुआ है। और हमारा अलमिया तो ये भी है, जैसे हम ऑफ द एयर जो है ना बात कर रहे थे कि हमारा क्योंकि रहन सहन कई सदियों से ऐसे मुआशरे के साथ रहा जहाँ पर ये तोहमात की एक बहुत बड़ी जो है ना एक फहरिस्त मौजूद है। हम काले चने की बात कर रहे थे कि ये देखें, सदका देना फ़ी नफ्सी बहुत खैर का अमल है। हर लम्हा दें, हर अंदाज में दें जिस तरह अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा है, लेकिन इसे किसी ख़ास चीज़ के साथ मखसूस कर लेना, ये मैं समझता हूँ कि ये दीन के अंदर अपनी तरफ से गैर ज़रूरी तौर पर किसी चीज़ का जो है यानी उस पर पाबंद कर लेना। काले चने का सदका देना भी दुरुस्त है, उससे कोई ऐसी, लेकिन इसको यानी लाजिम करार दे दिया जाना और सिर्फ सफ़र के साथ इसको मंसूब कर लेना और सफ़र की आफात और बलियात से बचने का इकलौता ज़रिया इसको समझ लेना, ये मैं समझता हूँ कि दीन के साथ, दीन के फ़हम के साथ ज़्यादती वाली बात है। अब हम तो कुछ तारीख़ी वाक़यात डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कोई वाक़या हो जिससे शायद ये चीज़ पुख्ता हो गई कि ऐसा होता है, या लोगों ने बस एक गुमान किया और फिर समटाइम्स आप गुमान करें तो वो चीज़ हो जाती है, तो आप सोचते हैं ऐसा ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो तोहम परस्ती है, हम इसे जानते हैं कि ये बुनियादी तौर पर ऐसा खौफ होता है, इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसा खौफ जिसकी ना कोई अकली दलील मौजूद हो ना नकली दलील मौजूद हो, यानी ये ऐसा मामला है कि जो इंसानों के सीना बसीना चलता हुआ आ रहा है। माएँ जो है वो बच्चों को मुंतकिल करती रहती हैं, ये खौफ और ये अगली जनरेशन में चलता रहता है और माशरा इसके ऊपर फिर जो है वो अपने अपने अंदाज में रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है। और ये तोहम परस्ती, जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ इस्लाम से वाबस्त मुसलमान जो हैं सिर्फ उनके यहाँ ये मौजूद नहीं है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर तोहम परस्ती के अपने अपने अंदाज और अतवार हैं और वो अपने तरीके से उसको डील करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में तो तोहम परस्ती का कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। जब एक आदमी ने कलमा पढ़ लिया तो वो अल्लाह की हिफाजत का वो जो एक पाकीज़ा निज़ाम है उसका हिस्सा बन गया। अब उसके लिए तो किसी तरह की कोई खौफ वाली बात है ही नहीं है अपने आप सिवाय, और ये जो परवरदिगार आलम का खौफ और अल्लाह का हया जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर है, इस खौफ की बरकत ये है कि अल्लाह के साथ खौफ का रिश्ता जब कायम होता है तो फिर बाकी सारे खौफ जो है ना वो आपके दिल से निकल जाते हैं। फिर कोई तोहम परस्ती जो है ना वो आपके मिजाज पे, आपके मामलात पर असरअंदाज नहीं होती है। वाक़यात की तरफ हम बात कर रहे थे तो तारीख पूरी भरी पड़ी है इसके साथ। यानी आप ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना तैयबा से हिजरत जब करते हैं तो 27 सफ़र का दिन है, जिस दिन सरकार दो आलम 27 सफ़र की रात जो है उस दिन सरकार मक्कातुल मुकर्रमा से जो है वो हिजरत करके आते हैं। और आप देखें कि 13 साल की मुशक्क़त के बाद जो आगे एक ऐसा खूबसूरत ज़माना शुरू हो रहा है कि मदीना तैयबा के अंदर फिर इस्लाम कितना फैला और पूरी दुनिया तक ये खैर दुनिया के 6 के 6 आबाद बर आज़मों पे इस इस्लाम ने दस्तक दी, लोगों के दिलों को अल्लाह के साथ जोड़ने का एक ज़रिया और वसीला बना। उस सफ़र का भी एक बाज़ाब्ता आगाज़ गोया 27 सफ़र को होता हुआ नज़र आता है। तो जो लोग इसे गैर मुबारक समझते हैं, मनूस समझते हैं, उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें कितनी बरकत मौजूद है। फिर ग़ज़वा खैबर जो है जिसमें मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर यहूदियों को शिकस्त दी और उसके बाद गोया इस्लाम जो है उसने दुनिया भर के अंदर एक तेज़ रफ्तारी के साथ फैलने का एक गोया आगाज़ हुआ। उसकी जो तारीख़ें हैं वो भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ें हैं, यानी सफ़र के महीने के अंदर ये मामला नज़र आता है। बियर रूमा का एक वाक़या है, उसके हवाले से भी जो है वो भी सरकार द्वारा, और पहला जो जिहाद हुआ मदीना तैयबा आने के बाद 2 हिजरी में, वो भी सफ़र के महीने के अंदर होता हुआ नज़र आता है। और फिर ये जो अभी हमने शादी ब्याह की बात की तो मैं अपने सामीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ, बड़ी अहम बात, और वो क्या बात है कि हमारे यहाँ शादी कहते हैं ना कि जी इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अपना निकाह जो है वो सफ़र के महीने में फरमाया। तो यानी इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी अहम जो चीज़ है, बहुत ही अहम है। बहुत और बाकी जो तेज़ी से 2 बातें और बताता चलूँ, यानी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा का उर्स इस महीने के अंदर आता है। फिर सबसे बढ़कर हम लाहौर में बैठे हैं तो हुजूर सैयदी फैज़ आलम हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है उनका उर्स भी 20 सफ़र को जो है वो आया करता है। ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त। और वाकई जी सफ़र को वो इंग्लिश वाले सफ़र में आप कन्वर्ट ना करें। अक्सर लोग सोचते हैं सफ़र का महीना है तो हम सफ़र करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी बदशगुनियाँ जो आपने सोच रखी हैं तो हम परस्ती से दूर रहें, बेहतर गुमान करें और खैर तलब करेंगे तो खैर मिलेगी। हर लम्हा जो भी गुजर रहा है या जो गुजर चुका है अल्लाह की बरकत नाजिल हो रही है। आप बस तलबगार बने, आप मांगें वो देगा। तो अपनी ज़िंदगी में सुकून जो है वो ज़रूर तलाश करें। अभी प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।